Good morning students, welcome back to the online classes of Eklavya Academy Senior Secondary School. Students, how are you? I hope you all are very well. Today's our topic is chapter number 4, जंबस्वर सिंहदत्ता से गणितीय स्टूडेंट्स, चूंकि हमने संधि टॉपिक कर लिया है सफलतापूर्वक और अब हमारा चैप्टर शुरू हो गया है 4th नंबर चैप्टर। आपने संधि टॉपिक को बहुत ही पेशेंस के साथ पढ़ा और इतने सारे सूत्रों को किया। मुझे भी बहुत खुशी है कि मैंने इतने सारे सूत्र करवाए आपको। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा संधि टॉपिक क्लियर हो गया। उसमें हमने बहुत मेहनत की है माहेश्वरी सूत्र को लेके, अर्थ संधि को लेके, फिर व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि, इतने सारे सूत्र और सबको बहुत अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक हमने कर लिया। तो बहुत अच्छी बात है, ये सबसे बड़ा टॉपिक था, आपको पता है। और इसके बाद में है ना नेक्स्ट टॉपिक समास होगा, वो इतना बड़ा नहीं है, वो भी बड़ा है बट वो इससे सरल है थोड़ा। सबसे ज़्यादा समझने लायक टॉपिक संधि है, उसके बाद में समास इससे सरल है। फिर है ना कारक होगा ना स्टूडेंट्स, कारक टॉपिक वो भी बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो संधि को भी पीछे छोड़ देगा, इतना बड़ा टॉपिक है क्लास। और उसमें से बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत संधि से भी ज़्यादा उस कारक टॉपिक में से सवाल आते हैं, तो वो भी आपको कराएंगे, ठीक है। तो अब हम व्याकरण बहुत पढ़ी हमने, अब आपकी व्याकरण सर्वनाम टॉपिक आ रहा है अभी इन दिनों, है ना। तो स्टूडेंट्स अब हम चैप्टर की तरफ चलते हैं, चतुर्थ पाठ। आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, 10th क्लास, आपको पता है 10th क्लास को लेकर मेरे मन में सबसे ज़्यादा उत्साह रहता है। क्यों? क्योंकि आपका कोर्स सबसे ज़्यादा लेंथी है, बड़ा है, ग्रामर आपके फुल है, बहुत ज़्यादा ग्रामर है आपके बाकी क्लासेस के कंपैरिजन 10th क्लास। और सबसे बड़ी बात है कि चैलेंजिंग होता है ये कि कैसा रहेगा अपना रिजल्ट। तो मेरे लिए 10th क्लास को लेकर बहुत उत्साह रहता है, बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है, क्योंकि ये लेंथी कोर्स है और चैलेंजिंग है। तो स्टूडेंट्स आप मेरा साथ दीजिए और मेरे सब्जेक्ट में कोई भी समस्या हो आप मुझसे पूछिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की समस्याओं को सुलझाना और बहुत बार टॉपिक को पढ़ाना, बार बार अभ्यास करना और कराना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। क्लास देखो आपके है ना पद्य टॉपिक होगा ना, पद्य टॉपिक में व्याख्या आएगी, संस्कृत व्याख्या आएगी, हिंदी अनुवाद प्लस संस्कृत व्याख्या आएगी, हिंदी अनुवाद आएगा प्लस क्या आएगी, संस्कृत व्याख्या भी आएगी, हिंदी अनुवाद आएगा प्लस संस्कृत व्याख्या आएगी। और सेकंड आपको पता है कि संपत्ति के चैप्टर कौन कौन से हैं, बताओ आपको मैं बता देती हूँ। सिलेबस निकालो अपना, इसमें पद्य के टॉपिक है चैप्टर नंबर फर्स्ट। एक तो गीति रचना है, कौन सी रचना है, प्रथम चैप्टर है, इसमें प्रथम चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर ये वाक्य के लिए पंचम, चैप्टर नंबर सप्तम, चैप्टर नंबर नवम, चैप्टर नंबर दशम और सुबह से दशम है, उसके बाद में मरु सौंदर्य नहीं है, हाँ मरु सौंदर्य द्वादशम, 12 चैप्टर। उसके बाद में बस फिर हाँ ये बस सप्तम लिख दिया मैंने, फिर नवम है, फिर है दसम भी है, फिर देखो बच्चों फिर है ना एकादश, द्वादश, मरु सौंदर्य, बहुत अच्छे चैप्टर है सारे। फिर है ना 13वां चैप्टर है, 14वां या बीजों कथा है। चलो ठीक है, ये सारे पद्य है, इनकी हिंदी अनुवाद आएगा प्लस संस्कृत व्याख्या आएगी, है ना। टॉपिक 10 नंबर का है, कितने नंबर का है, 10 नंबर का टॉपिक है, 10 नंबर का है। 5 नंबर का तो हिंदी अनुवाद है और 5 नंबर की है संस्कृत व्याख्या। तो इसके लिए भी मेरे पास टेक्निक है, संस्कृत व्याख्या में प्रसंग होता है, संदर्भ होता है, वो फिक्स होते हैं कि प्रस्तुत पाठ अस्माकं पुस्तक स्पंदना उद्धृत और प्रस्तुत पाठ
कुछ लाइन बना के दे दूंगी मैं आपको प्रसंग में, कि जो सब में कॉमन में काम आ जाएगी, कि इसमें जो है भारत के गौरव से संबंधित जो है अस्मिन पाठ भारत वैभवम वर्णनम करोति, भारत वैभव का वर्णन किया गया है इस तरह से, और भी कुछ लाइन ऐड करा देंगे। तो इस तरह से जो है ये चैप्टर है फर्स्ट थर्ड फाइव, और बाकी ना गद्य है, बाकी के बचे हुए गद्य है, लेकिन 2 नाटक भी हैं। नाटक वाले चैप्टर है, एक तो ये चतुर्थ चैप्टर और एक और है, कौन सा है, महाराणा प्रताप वाला है एक, स्वदेश कथम लक्ष्य, स्वदेश कथम लक्ष्य। एक तो ये है जबस्वसी दंडस्य कर्म केशवानंद तो है नहीं, महाराणा प्रताप भी है नहीं, ये स्वदेश एकादश पाठ देखना, एकादश पाठ बताऊं आपको, हाँ एकादश यानी 11वां पाठ ये नाटक का है। आपको पता है इसमें से भी है ना 6 नंबर की है, आएंगे कुछ 6 नंबर होगा। तो आपको पता है बच्चों 6 नंबर का होगा या फिर 5, 6 या इस बार सिलेबस में इसको शायद 3, 4 का भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स ये नाटक जो है ना, इस नाटक की संस्कृत व्याख्या आएगी परीक्षा में, क्या आएगी संस्कृत व्याख्या, हिंदी अनुवाद नहीं आएगा। तो संस्कृत व्याख्या कैसे करेंगे इसकी भी टेक्निक बता दूंगी मैं आपको। उससे क्या होगा, मान लो 5 नंबर का आया, ये 5 नंबर का आया, 5 में से आप टेक्निक के हिसाब से करोगे ना तो 100% एग्जामिनर को 5 में से 4 नंबर या 3.5 इतने देनी पड़ेगी, चाहे आपने उसकी प्रिपरेशन की ही नहीं हो अच्छे से। लेकिन टेक्निक ऐसे बताऊंगी ना, और आपको पता है अगर है ना आप प्रोफेशनल भी थोड़ा अच्छे से याद कर लेंगे ना तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे, देखना। तो इसके अंतर्गत है ना सिर्फ संस्कृत व्याख्या आएगी, क्या आएगी, संस्कृत व्याख्या। लेकिन संस्कृत व्याख्या कैसे करनी है उसका पीडीएफ आपको प्राप्त होगा जरूर, लेकिन पहले हिंदी अनुवाद समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आएंगे ना वो तो हिंदी, उसका तो हिंदी अनुवाद पता, मुझे चैप्टर की स्टोरी तो पता होनी चाहिए ना, तब कहीं जाकर के हम उनके प्रश्नों के उत्तर भी तो देंगे। प्रश्नों के उत्तर कैसे देंगे जब चैप्टर की हिंदी नहीं पता होगी तो हम प्रश्नों के उत्तर कैसे देंगे। और रही संस्कृत व्याख्या, इसको तो प्रोफेशनल हमको लिखित में मैं आपको बता दूंगी, उसको आपको समझ के याद करना और याद करना होगा थोड़ा। इसके लिए मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगी ना बच्चों, उस टेक्निक को आप फॉलो करेंगे तो आपको 5 में से 4 तो देने ही पड़ेंगे, और अगर आपने और भी अच्छे से उसको प्रोफेशनल लिख किया तो 5 में से 5 मिलेंगे। आई होप 5 में से 5 मिले। तो ये हो गया। फिर बाकी की है ना गद्य है, बाकी के पार्ट कौन से बच गए, दूसरा बच गया, तीसरा हो गया, चौथा इसमें आ गया, 5वां आ गया, छठा आ गया, 7वां इसमें आ गया, 8वां हो गया, 9वां इसमें आ गया, 10वां आ गया, फिर 11वां 20 में आ गया, 12 20 में आ गया, 13 14 और 15, जिसमें से कुछ एक कोर्स भी कम हुआ है, उसका भी देखना पड़ेगा क्या हुआ है कम, उसका मैं आपको बता दूंगी। डोंट वरी, मुझे आपसे ज़्यादा चिंता है, पता है आप सब बच्चों से कहीं ज़्यादा मुझे चिंता रहती है मेरे सब्जेक्ट को लेके। ये गद्य हो गया, देखो 2 हो गया, 3 तो आ गया, इसमें 4 इसमें आ गया, 5 इसमें आ गया, 6 हो गया, 7 इसमें आ गया, 8 इसमें आ गया, फिर 9 इसमें, 10 इसमें, 11 13 तो 12 हुआ, तो 13 14 15, तो ये 3 है। इसमें है ना हिंदी अनुवाद और इसमें हिंदी अनुवाद आएगा, इसकी संस्कृत व्याख्या नहीं आएगी, सिर्फ हिंदी अनुवाद। ये होगा 5 नंबर का, ये बहुत सरल है। ये देखो ये चैप्टर है, ये सारे क्या लिखे मैडम ने, चैप्टर लिखे हैं सारे पार्ट, ये सब क्या है पार्ट है ये सारे इधर वाले, और ये इधर वाले नंबर है, ये ना ये मार्क्स है, बोला किया हुआ है ना, भूल मत जाना, ये मार्क्स है, बोले किए हुए हैं, बोला किया ना वो मार्क्स है, क्या है मार्क्स है, मार्क्स। तो स्टूडेंट्स आप समझे मैडम क्या बोले। तो अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ नाटक, मतलब कि 5 नंबर तो सिर्फ व्याख्या के हैं, प्रश्न उत्तर भी आएंगे, उनके भी नंबर होंगे। तो ये चैप्टर, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ मैं आपको, इसमें है ना हमेशा क्वेश्चन अथवा में पूछते हैं, अथवा में फिक्स है, एक लेंगे चौथे नंबर चैप्टर को, एक लेगा 11 नंबर, तो या तो चौथे को रट लो या 11 को रट लो, या तो चौथा नंबर चैप्टर रट लो या 11 नंबर रट लो, है कि नहीं, एक कोई
5 नंबर फिक्स हैं। दोनों रटने की कहाँ जरूरत है, दोनों रटने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि एक को अच्छे से रटो, फिर आप अपनी कैपेसिटी है तो दूसरे को भी रटो, मना नहीं है, लेकिन दोनों में से एक को इतना बढ़िया रटो कि दूसरे के मार्क्स अपने आप आ जाए। तो क्या है कि इतने दिनों हम साथ साथ पढ़ रहे हैं तो एक अच्छा ट्यूनिंग है हम दोनों के बीच में, विद्यार्थी और टीचर के बीच में, कि मुझे सब पता है कि मेरे बच्चे जो है किस तरह से महसूस कर रहे होंगे सिलेबस को लेकर के, कि यहाँ पर जो है किस नंबर का कितना टॉपिक हो सकता है, क्या मेहनत करें, क्या पढ़े नहीं पढ़े। तो आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ। क्वेश्चन आंसर होंगे ना, क्वेश्चन आंसर 10 नंबर के होंगे, और बता दूंगी मैं आपको, पर इतना तो तैयार करो, 20 नंबर तैयार करो, कम से कम 20 नंबर तैयार करवा रही हूँ मैं आपको। और ग्रामर तो करा ही रही हूँ, उसको तो अलग है मार्क्स, पता है आपको, ग्रामर तो पूरी करनी है अच्छे से। जिस बच्चे के चैप्टर के चक्कर में रहो, या 30-35 नंबर का है, पूरी रामायण ग्रामर की है संस्कृत में, सारे मार्क्स बनेंगे ग्रामर से। ये चैप्टर तो मैं करा रही हूँ, सारे मार्क्स आएंगे किसे, ग्रामर से आएंगे आपके, आपको पता है। तो फिर अब हम आज पढ़ेंगे चतुर्पाठ, सब इस पे ध्यान, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, यानी इतना सोचो मत, अभी इस पे आओ पार्ट पे। जम्बुसुस्य दंतास्ते गणेश्ये, अरे सिंहा मुंह खोलो तेरे दांत गिनूंगा। अरे सिंहा तेरा मुंह खोल। कौन बोल रहा है भैया से, कौन बोल सकता है? शेर के दांत गिनने हैं। किसके दांत गिनने हैं? शेर के। बहुत सुंदर पार्ट है, इतना सुंदर पार्ट है, बट इसकी लैंग्वेज इतनी टफ है बच्चों, बहुत टफ लैंग्वेज है इस चैप्टर की, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ाना पड़ेगा मुझे। देखो निकालो भाई, जम्बुसुसियां दंतास्ते, अरे सिंहा मुंह खोलो। जम्बुसुसियां, अरे सिंहा, जम्बुसुसियां, अरे सिंहा मुंह खोलो। नहीं होगा, तेरे दांत गिनूंगा। दंतास्ते, तेरे दंतास्ते, गणेश ये दांत गिनूंगा तेरे। तो ये कहानी बहुत सुंदर कहानी है बच्चों, इसकी प्रस्तुति हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम संस्कृत में इसको पढ़ेंगे, फिर इसकी एक स्टोरी बताऊंगी आप लोगों को। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवलं महाकवि कालिदासस्य एव अपितु संस्कृत साहित्यस्य अपि सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति। यथा स केनापि कविना कथितं काव्येषु नाटकं रम्यं तस्य तत्र रम्या शकुन्तला। प्रस्तुत नाट्य अंशः शकुन्तलस्य सप्ताङ्क उद्धृत सम्पादित अंश अस्ति। दानवे सह कृते युद्धे इंद्रस्य विजयानन्तरम् इंद्रपुरी अमरावती तितः प्रत्यागच्छन् राजा दुष्यन्त मार्गे महर्षि मारीचस्य आश्रमे विश्रामं करोति। तत्र बालकस्य सर्वदमनस्य सिंहशिशु क्रीडां व्यवहार चञ्चलतां च दृष्ट्वा तस्य मनसि बालक प्रति स्वाभाविकम् आकर्षणम् उत्पन्नं भवति। शनि वार्तालाप प्रसंगेन तस्य विश्वासः भवति यत् सर्वदमनः तस्य पुत्र एव। इत्थं कविनामस्मिन् दृश्ये बालकस्य चापल्यं दुष्यन्तस्य च वात्सल्यम् अतीव मनमोहकतया वर्णितम् अस्ति। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा? अभी और समझाएंगे। देखो प्रस्तुत रचना, पहले इसका हिंदी अनुवाद करूंगी फिर स्टोरी। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदासस्य, न केवल अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक का नाम है। किसका नाम है? नाटक का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक का नाम है, प्रसिद्ध नाटक है जिसके रचयिता है कालिदास। तो न केवल महाकवि कालिदासस्य ही एव अपितु संस्कृत साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठ रचना अस्ति। मतलब कि महाकवि कालिदास ने बहुत सारी रचनाएं लिखी है, परंतु उन सिर्फ कालिदास की रचनाओं में ही नहीं, बल्कि पूरा संस्कृत साहित्य उसमें सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप में प्रसिद्ध है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखना जरूरी है, चलो बोर्ड पे लिखते हैं। इसका नाम, शुभ नाम है और अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें नायिका है शकुंतला। शकुंतला नाम की अप्सरा की पुत्री, ये भी अप्सरा ही हुई एक तरह से। इसके बारे में कि
रम्या शकुंतला। देखिए काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में नाटक बहुत ही सुंदर है। आपको पता है काव्य जो होते हैं उसमें पद्य भी होते हैं, गद्य भी होते हैं, गद्य भी होते हैं, नाटक भी होते हैं, तीन तरह के होते हैं, कथाएं भी होती है। परंतु सबसे ज्यादा सुंदर नाटक को कहा जाता है, क्योंकि नाटक में क्या होता है, हम जो है संवाद होता है, वाद विवाद होता है, उसमें पात्र बनते हैं अलग अलग, उसमें आनंद की अनुभूति होती है, उसमें हास्य का भी पुट होता है, यानी कि हास्य को भी सम्मिलित किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि गद्य पद्य और नाटक इन सब में कथा कहानी जो भी है उन सब में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है, सबसे ज्यादा सुंदर होता है नाटक, सबसे सुंदर। तो काव्येषु, काव्येषु यानी पूरा ये तीनों काव्य है, पद्य गद्य और नाटक। तो काव्येषु नाटकम रम्यम, तो काव्यों में नाटक सबसे सुंदर है, और तत्र रम्या शकुंतला, और नाटकों में भी सबसे सुंदर शकुंतला, शकुंतला जो इस नाटक की प्रमुख नायिका है, यानी इस नाटक की जो यहाँ पर नायिका है, नायिका। तो काव्यों में सुंदर नाटक है, और काव्यों में मीन्स 1 2 3 तीन में से सबसे सुंदर कौन है, नाटक। और नाटक में भी सबसे सुंदर कौन है, शकुंतला। शकुंतला जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम की क्या है, नायिका है। तो सवाल पूछेंगे बोर्ड में, काव्येषु रम्यम किम, काव्य में रम्यम कौन है, काव्येषु रम्यम किम के नाटकम, नाटकम रम्या किम शकुंतला। आई बात समझ में? सवाल कैसे पूछेंगे, काव्येषु रम्यम किम नाटकम, नाटकम रम्यम किम या नाटकम रम्या किम, उसमें नाटक में भी रम्या कौन है कि शकुंतला। ये सवाल पूछते हैं बोर्ड में, बहुत बार पूछा है और इस बार जरूर पूछेंगे। पूछो क्यों, पिछले साल ही पूछा तो इस साल पूछेंगे। अब देखो उससे पिछले साल पूछा था, लेकिन इस साल ये जरूर पूछेंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ। पर मेरी क्लास तो कर लेगी क्योंकि उनको उत्तर आ गया ना। काव्येषु रम्यम किम, बताओ, नाटकम, नाटकम रम्या का, नाटकम रम्या का किम नहीं का, शकुंतला। ओके, चलो आगे चलते हैं। प्रस्तुत नाटकांश शाकुंतलस्य सप्तांक उद्धृता। प्रस्तुत नाटक जो है जम्बसूस्य दंतास्य गणेशीय, ये जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है शकुंतला प्रस्तुत नाटक शाकुंतलस्य सप्तांक अंक उद्धृत संपादितांश अस्ति। सप्तम अंक में से उद्धृत, अंडरलाइन करी हुई यहाँ पे जो इसमें से सवाल बहुत ज्यादा लिखते हैं। प्रस्तुति ऊपर का पार्ट परिचय क्यों देते हैं, उसमें से ही सवाल देते हैं। बच्चे नीचे क्या रटेंगे, क्या करेंगे, नीचे रटेंगे। क्यों ऊपर का क्यों दिया है, 100 पीस नहीं है, ऊपर का इसलिए दिया उसमें से सवाल बनते हैं। कहाँ बनेंगे, अंडरलाइन करेंगे मेरी क्लास। दानवे सह युद्ध कृते इंद्रस्य विजयानन्तरं इंद्रपुरी अमरावती प्रत्यागच्छन् राजा दुष्यंत मार्गे महर्षि मारीचस्य आश्रमे विश्रामं करोति। दानवों के साथ यानी राक्षसों के साथ युद्ध करते हुए इंद्र से यानी इंद्र की विजय के बाद इंद्र का साथ दिया था किसने, राजा दुष्यंत ने। तो इंद्रपुरी अमरावती इति प्रत्यय, इंद्रपुरी से अमरावती आते समय जो राजा दुष्यंत ने मार्ग में महर्षि मारीच नाम के ऋषि का नाम है, किसका नाम है, ऋषि का नाम है, उनके आश्रम में विश्राम करते हैं, करते हैं। करोति में कौन सा है भाई धातु, क्री धातु है, और कौन सा लकार है, लट लकार है, और कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष है, और कौन सा वचन है, एक वचन है, और रूप कौन सा है, करोति कुरुत कुर्वन्ति, करोसि कुरुत कुरुत, करोमि कुर्व कुर्म, ऐसे चलते हैं। नेक्स्ट, तत्र बालकस्य सरदमनस्य सिंह शिशु क्रीडा व्यवहार चंचला च दृष्ट्वा तस्य मनसि बालकं प्रति स्वाभाविकम् आकर्षणम् उत्पन्नं भवति। वहां पर क्या होता है कि चूंकि यहाँ का नायक तो है दुष्यंत और नायिका कौन है, शकुंतला। शकुंतला तो कोई नायिका, तो कोई नायक भी तो होगा, तो दुष्यंत नायक है जो है वहां पर इंद्र के साथ होता है और युद्ध में दानवों से जीतता हुआ, और जो है इंद्रपुरी और से जो अमरावती या इत्यादि यहाँ पे जो अतीत अमरावती यानी इसकी तरफ आता हुआ, प्रत्यागच्छन वापस आता हुआ
खेलना, उसका व्यवहार, चरित्रता आदि सबको देख करके उसका बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। हाँ मैडम, अब देखो दृष्टवा। दृष्टवा में क्या होगा? दृष्ट धातु है और कौन सा प्रत्यय? कत्वा। दृष्टवा, कत्वा, देख कर। समझ में आ रही है बात? क्लास 10 देख कर, दृष्टम कत्वा, दृष्टवा। समझ में आ रही? अब देखो नेक्स्ट, तस्य मनसि बालक हो गया। ये तो भवती, भवती लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन, भवती भू धातु, भवती भवत भवंती, भवसी भवत भवत, भवामी भवाव भवाम। शनै शनै धीरे धीरे, शनै शनै क्या है? अव्यय पद है जो कि कभी नहीं बदलते। व्याकरण निकल रही इधर बहुत फास्ट, व्याकरण निकाल रही हूँ, अंडरलाइन करके लिखते जाना। व्याकरण हर कोई नहीं निकालता है, सीधे सीधे पढ़ा देता है ना? व्याकरण क्यों निकाल रहे हैं? सुन सुन के अभ्यास करो, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है तो सील पर होत निशान। हिंदी में पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। आपके शोभाराम जी सर पढ़ाते हैं आपको, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ना? तो उन्होंने बोला होगा ये श्लोक, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है तो सील पर होत निशान। यानी कि बार बार अभ्यास करने से जड़ बुद्धि भी सुजान हो जाती है, यानी बहुत बुद्धिमान बन जाते हैं। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कि कुएं में से जो है पानी निकालते समय जो रस्सी को बार बार निकालते हैं तो वहां पर भी कैसा हो जाता है? रस्सी का निशान हो जाता है। रसरी आवत जात है तो सील यानी पत्थर पर होत निशान, पत्थर पर भी निशान हो जाता है। तो इसलिए बार बार बोलती हूँ ताकि आपके भी वो चीज याद हो जाए। अब देखो आगे बढ़ते हैं। शनै शनै वार्तालाप प्रसंगे तस्य विश्वास भवति, धीरे धीरे बातचीत करने से, वार्तालाप करने से वो सरदमन को विश्वास हो जाता है कि यद सरदमन तस्य पुत्र एव, ये तो सरदमन उसी का पुत्र है। इत्थं कविनाम, इस प्रकार से कवि ने अस्मिन् दृश्ये बालकस्य चापल्यम, बालक की चंचलता, दुष्यन्तस्य च वात्सल्यम, दुष्यंत के प्रति, दुष्यंत का उसके प्रति वात्सल्य, इन सबका अतीव मनमोहकतया वर्णितम अस्ति, अत्यधिक मनमोहक वर्णन प्रस्तुत किया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे। ये पाठ परिचय कितना सुंदर था कि धीरे धीरे दुष्यंत को बातचीत से यह पता चलता है कि ये दुष्यंत का जो ये सरदमन बच्चा है ना, जो शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है और चंचलता दिखा रहा है, इसी की संतान है। ओके स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा और पढ़ेंगे, क्यों? यहाँ तक तो आ जाते हैं। जमस्वस्य दन्तास्ते गणेशये नेपथ्य मां खलु चापलं कुरु कथं कथं एवात्मना प्रकृतिम्। अब जैसे ही क्या कह रहे हैं, मां यानी क्या होता है? नहीं, खलु यानी निश्चित रूप से, चापलं कुरु यानी चंचलता मत करो, कोई रोक रहा है, और कथं कथं एवात्मना प्रकृतितम, क्या जो है एव आत्मन यानी अपने स्वभाव पे आ रहे हो। इसकी लैंग्वेज बहुत टफ है, इस चैप्टर की लैंग्वेज बहुत टफ है। कथम गतः एव आत्मना प्रकृतिम, क्या तुम अपने स्वभाव पे आ रहे हो? वो छोटा सा बच्चा है ना, बहुत शैतानी करता है, तो उसको कह रहे हैं फिर तुम अपने वो स्वभाव पर आ गए, बदमाशी वाला स्वभाव है उसका। तो उसको कह रही, कौन कह रही है? कोई जो है आश्रम है, आश्रम में एक बच्चा है और बच्चे को कोई कह रहा है। अब कौन कह रहा है? तपस्वियां, दो तपस्विनी औरतें कह रही है, तपस्विनी महिलाएं कह रही है, जो कि मारीच ऋषि है ना, उनके वही है। ठीक है, मारीच ऋषि का आश्रम है, आश्रम में बालक है, वहीं पर वो राजा दुष्यंत भी आया हुआ है इंद्र के वहां से युद्ध करके, यानी इंद्र के पक्ष में था वो, और वो बालक है, एक शेर है, शेरनी है, शेरनी का छोटा बच्चा है, बालक का नाम सरदमन है, जो कि उसके साथ खींचतान कर रहा है, और उसको दो जो है तपस्विनी औरतें रोक रही है, और राजा जो है उधर ही है, तो वो कान लगा के सुन रहा है कि आवाज कहां से आ रही है ऐसे। तो राजा कर्ण दत्वा, दा धन दत्वा, दत्वा दत्वा दा धन दत्वा। अब सुनना ध्यान से है ना, बहुत अच्छा पार्ट है। अभूमि अविनियम अविनियस्य, क्या ये भूमि अविनय करने की है? इतनी बदमाशी कौन न खल्वेषम निषिध्यते, अरे इसे कौन रोक सकता है? शब्द अनुसारेण अवलोक्य, शब्दों के अनुसार देख करके, अवलोक्य यानी क्या होता है? देखना, अवधन लोक धन्य,
देकर, अवलोक्य, अवलोक्य यानी देखकर। ग्रामर जहाँ जहाँ आ रही है नोट करती जाएंगी क्लास। अब धन, लोक, धन, ल्यप, यह का ल्यप प्रत्यय। अब देखो आगे देखो, कौन रोक सकता है इसे? शब्दानुसार अवलोक्य यानी देख करके, सविस्मय आश्चर्य से, सविस्मय आश्चर्य से, अये कौन खलु अयम अनुबंध्यमान, अरे को यानी कौन निश्चित रूप से इसका अनुसरण करके रोका जा सकता है। तपस्विनी व्यामः अबालसत्वो बालक, यह फिर क्या बोल रही है कि अरे कौन यानी निश्चित रूप से जो है हमारे द्वारा क्या ये अनुसरण अनुबंध्य माना, यानी कौन इसका अनुसरण करके इसको रोक सकता है? किसी आत्मा की बात है कि इसको रोकना। क्यों? तपस्विनी व्याम, तपस्विनियों के द्वारा जो है क्या कहा गया? अबालसत्वो बालक, यह असाधारण बालक है। यह बालक कैसा है? असाधारण है, कोई सीधा सीधा बच्चा नहीं है। इसको कौन रोक सकता है? ये बच्चा जो है असाधारण है, इसको कौन अनुसरण करके रोक सकता है? इसको रोकना इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है। अर्थपितस् तनम मातुर आर्ध क्लिष्ट केसरम प्रक्रीडितुम सिंह शिशु बलात्कारेण कर्षति। अर्थपितन स्तनम, जिसने अपनी माता का जो है आधा दूध पिया है, जिसने अपनी माता का पूरा दूध नहीं पिया, आधा दूध पिया है। मातुर आर्ध क्लिष्ट केसरम, माता के पास से खींचने से जिसके बाल अस्त व्यस्त हो गए, ऐसे शेर का बच्चा है जिसने अपनी माँ का भी आधा दूध पिया है और उसको खींचा है किसी ने, जिससे कि उसकी केसरम यानी केश जो है वह अस्त व्यस्त हो गए हैं। प्रक्रीडितुम, और क्यों खींच रहा है? खेलने के लिए। इधर दूध का मेरा पहले मेरे साथ खेल, तो खेलने के लिए प्रक्रीडितुम यानी खेलने के लिए, सिंह शिशु शेरनी के बच्चे को बलपूर्वक कर्षति यानी खींच रहा है। यहाँ पर एक श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। और प्रक्रीडितुम यानी खेलने के लिए, सिंह शिशु शेरनी के बच्चों को बलपूर्वक पूरी ताकत लगा रहा है, खींच रहा है। फिर वो दूध पीने की कर रहा है, फिर वो खींच रहा है। तो कर्षति यानी क्या होता है? खींच रहा है। बलात्कारेण बलपूर्वक, सिंह शिशु शेरनी के बच्चे को जिसने अभी माँ का आधा दूध पिया है। मातुर आर्ध क्लिष्ट केसरम, और खींचने के खींचतान के कारण उस शेरनी के बच्चे के बाल अस्त व्यस्त हो गए। तत् प्रविष्ट यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विनी व्याम सह बालक, तब उसके साथ प्रवेश करती है जैसा कि ऊपर कहा गया है, ऊपर बताया गया है। तपस्विनी है बालक के साथ। बालक क्या बोल रहा है? जमस्वसीय दंतास्ते गणिष्ये, हे शेरनी के बच्चे, जमस्वसीय मुंह खोल अपना, तेरे दांत गिनूंगा। वो छोटा बच्चा जो उसको खींच रहा है और खींचने से उस शेरनी के बच्चे के बाल अस्त व्यस्त हो गए हैं, दूध भी उसने आधा पिया है और उसको जबरदस्ती खींच रहा है बलपूर्वक। वो बच्चा जो है वो क्या बोल रहा है? इसकी पहली लाइन क्या है कि जमस्वसीय, हे सिंह अपना मुंह खोल, तेरे दंतास्ते गणिष्ये, तेरे दांत गिनूंगा। ऐसा वो बच्चा बोल रहा है। देखो, चक्रवर्ती सम्राट का बेटा है, बचपन से उसके अंदर एक बहुत वीर पराक्रमी राजा के गुण है। भय तो इतना सा भी नहीं है, ना तो शेरनी से भय है, ना उस बच्चे से भय है, ना वो तपस्विनियों से भय है, किसी से भय है ही नहीं। और कितनी बड़ी बात है, खेलने के लिए तो वो पकड़म पकड़ी तो खेल नहीं रहा है, खेलने का भी गुण देखो उसका कि ये शेर अपने मुंह खोल, उस बच्चे को कह रहा है मुंह खोल, तेरे दांत गिनता हूँ। तो ये तो एक चक्रवर्ती सम्राट ही कह सकता है, कोई नहीं कह सकता। तो बच्चों, ये आ गया चैप्टर का शीर्षक। अब हम आगे का कंटिन्यू आगे का जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज आपका होमवर्क देते हैं आपको। आज आपका होमवर्क क्या है? आपको 2 श्लोक कंठस्थ करने हैं चैप्टर नंबर 3 में से। अब स्वर्णमयी लंका नाम में लक्ष्मण रोस्ते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, याद है? नहीं तो 11 चैप्टर है ना, उसमें भी श्लोक बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है। पृथ्व्या नाम क्रीडी रत्नानि जल्लमन्नं सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, और बहुत सारे श्लोक हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 है ना,
बोलना आता है ना मुझे। दो श्लोक संस्कृत में याद करें, पाठ 3 के 3 के कर लेना। 2 श्लोक संस्कृत में याद करेंगे, संस्कृत में याद करेंगे। देखती हूँ मैं तो 10th क्लास, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, तो आपने अपना अमूल्य समय दिया और पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छा, सरल से सरल तरीके से समझाऊं। तो आज के